पहला श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त का जो शासन काल है 275 से 280। अब देखो इसके बारे में क्या पढ़ना है। कहा जाता है कि 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई, एक तो बात आपको ध्यान रखनी है ये। दूसरा याद रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का अब तक जितने पेपर हुए हैं इनमें से 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है तनु जी, ध्यान रखना, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं केवल श्री गुप्त के बारे में 2 ही प्रश्न पूछे गए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की या गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। केवल 2 प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है। तो स्थापना तो गई 275 ईस्वी चल गई। ठीक है, मौर्य काल में ईसा पूर्व करते हैं। अब देखिए आगे, अब इसने स्थापना कैसे की थी कि छोटा सा दृष्टांत मिलता है। कहा जाता है कि इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वह है पूना ताम्रपत्र, एक अभिलेख मिला। पूना से क्या मिला, एक ताम्रपत्र मिला, और ये पूना ताम्रपत्र किसका है, इसकी परपोती का है। श्रीगुप्त की परपोती या पोती कह सकते हैं। अगली पीढ़ी में जब पोती के रूप में आएगी, पोती की पीढ़ी थी, क्योंकि इसका जो परपोता था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक बेटी थी, उस बेटी का नाम प्रभावती था। तो ये प्रभावती गुप्त जब उज्जैन की शासका बनी, जिसे भारत की पहली हिंदू शासका कहते हैं, भारत की पहली हिंदू शासका इसको कहते हैं। और पूना से इसका एक ताम्रपत्र मिला है। इस ताम्रपत्र के अनुसार कहते हैं हमारे परदादा, तो प्रभावती स्वयं लिखवाती अपने पूना ताम्रपत्र पे कि हमारे परदादा ने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की, अर्थात जो हमारा वंश है वो हमारे दादाजी के नाम पे है। तो ये ध्यान रखना। एक बात इसने कह दिया। इसने एक बात और कही कि हमारे गुप्त वंश के जो शासक श्रीगुप्त हुए उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की और साथ में आदिराज की उपाधि धारण की। अब आदिराज की उपाधि का मतलब है एक छोटे से साम्राज्य का सामंतगिरी के, अर्थात सामंत के रूप में छोटा सा राजा, छोटे से क्षेत्र यूपी, पूर्वी यूपी तक केवल सीमित था। कहते हैं अयोध्या के आसपास इस सामंत ने, और ये सामंत किनका था, अर्थात नौकर किसका था, अर्थात किसके अधीन था। तो ये सामंत किनके थे, मैंने आपको कल बताया। ये सामंत बताते हैं कुषाणों के थे। सर्वाधिक जो हमारे इतिहासकार हैं वह कहते हैं कि श्रीगुप्त या गुप्त वंश के शासक कुषाणों के सामंत थे। कहा जाता है यह अयोध्या के आसपास का क्षेत्र का सामंत था और इसने अपने आप को आदिराज घोषित किया। और बाद में कहते हैं अंत में जाकर के, और कोई तो कहता है कि इसने महाराज की उपाधि दान की थी, लेकिन सब विवाद हैं, विवादित प्रश्न हैं, इसलिए ये पेपर में नहीं पूछे जाते। केवल इसलिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई इतिहासकार कहता है आदिराज की उपाधि दान की थी केवल, कोई इतिहासकार कहता है आदिराज के अलावा अंत में इसने महाराज की उपाधि दान की, इसलिए ये प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो ये दोनों उपाधियां बहुत से कहते नहीं इसके बेटे ने उपाधि दान की थी। इसलिए आपको ये क्वेश्चन ना याद करके आपको केवल ये लाइन याद कर लेना। इधर विवाद किस पे है, सामंतों पे। गुप्त वंश के राजा प्राय कुषाणों के सामंत थे, लेकिन हमारे एक इतिहासकार होते हैं स्मिथ। कौन होते हैं, स्मिथ होते हैं। वह कहता है नहीं ये तो लिच्छवियों का सामंत था, ये तो
लिच्छवियों का सामंत था। विवाद, तो इसलिए आपको सामंत आवे, केवल कोई इतिहासकार का नाम ना हो तो आप तो क्या करना है, आपको कुषाण करना है, ध्यान रखना। हाँ, यदि इतिहासकार स्मिथ के अनुसार पूछे तो ये लिच्छवियों के सामंत थे, अर्थात लिच्छवियों के अधीन लिच्छवी नाम का कोई बड़ा राजा होगा और ये उसके अधीन छोटा सा राजा था। और इस प्रकार जब बड़े राजा का, एक बड़े साम्राज्य का राजा होता है और उसके अधीन एक छोटा राजा होता है या उसका प्रशासक होता है, राज्यपाल होता है, वह सामंत के रूप में जाना जाता है। क्योंकि कुषाणों ने सामंत की उत्पत्ति की थी और सामंतवाद का विकास सर्वाधिक गुप्त काल में हुआ था। तो सामंतों की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कुषाण काल में मानी जाती है। ठीक है पंकज जी, एक बात, इसलिए आपको ये दो बातें विशेष करके याद रखनी है। आगे, अर्थात प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से इसकी इतनी तो जान। अब इसका जो शासनकाल माना जाता है वह, अब ये कब तक रह गया, 275 से 280 तक, और ये 280 से 319 ईस्वी तक। लिख लें, टॉपिक डालें, घटोत्कच दूसरे नंबर 2 डाल लें, इस पर नंबर 2 कर लेना, ठीक है। अलग से टॉपिक डालना, मैंने तो इसी में लिख दिया है नंबर 2। अब कहते हैं गुप्त वंश का दूसरा शासक, गुप्त वंश का दूसरा शासक कौन था। अब इन्हीं अभिलेखों से प्रमाण मिलता है। कुछ अन्य इतिहासकार भी कहते हैं, जैसे अल्तेयर हैं, विदेशी इतिहासकार हैं, अल्तेयर जी हैं, एलन जी हैं, वह इसका उल्लेख करते हैं और वह कहते हैं, इसके बारे में बताते हैं, जब ये राजा बना था तो इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज या महाराजा, आपको दोनों आ जाएं तो आपको सही आंसर के हिसाब से आपको महाराज करना, वैसे तो एक ही आता है, तो इसने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की। लेकिन बहुत से क्या बताते हैं, श्रीगुप्त को बताते हैं। इसलिए आपको यदि पेपर में पूछा जाए आदिराज की उपाधि पहले किसने धारण की थी तो श्रीगुप्त आएगा, और महाराज की उपाधि किसने धारण की थी तो आपको घटोत्कच आएगा। एक बात। दूसरी बात, एक बात तो ये प्रसिद्ध हो गई, और दूसरी बात क्या हुई, इस राजा ने सबसे पहले लिच्छवियों से संबंध स्थापित किए। ये अच्छा प्रश्न है। लिच्छवियों से सर्वप्रथम, लिख लें, लाइन कैसे लिखनी है, अगली लाइन दूसरी, घटोत्कच ने सर्वप्रथम लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसका मतलब क्या हो गया, वैवाहिक संबंध का मतलब इसने ब्याह किया, किसका किया। अब कहते हैं, हमारे अल्तेयर जी कहते हैं कि इसने अपने बड़े बेटा, अर्थात इसको बेटा बताया है कि इसका एक बड़ा बेटा था और इसने अपने बड़े बेटे का विवाह लिच्छवियों से कराया था। इतना मिलता है, इसने विवाह नहीं किया, वैवाहिक संबंध इसने अपने बेटे का बनाया। और कहते हैं, यही आगे अल्तेयर जी कहते हैं, इसका जो बड़ा बेटा था, इसका जो उत्तराधिकारी था, अब कौन था इसका उत्तराधिकारी, तो लिख लें अगली लाइन, घटोत्कच का उत्तराधिकारी अर्थात उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम था। और कहते हैं इस बेटे का विवाह लिच्छवी वंश की किसी राजकुमारी से कराया था। केवल विदेशी इतना लिखते हैं, स्पष्टीकरण नहीं करते। ये बात चल रही है, तो घटोत्कच ने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसे गुप्त वंश का दूसरा शासक कहा जाता है। और कहते हैं अल्तेयर महाराज, जो अनेक विदेशी इतिहासकार हैं, वो स्पष्टीकरण करते हैं, इसने भी महाराजा की उपाधि सबसे पहले इसने धारण की थी, ना कि श्रीगुप्त ने धारण की थी। यहाँ इसका खंडन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो पूछने लायक प्रश्न है, एक तो ये है, या श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, घटोत्कच था, या दूसरा प्रश्न पूछेगा गुप्त वंश का ऐसा पहला राजा कौन था
जिसने सबसे पहले लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं आएगा, बाको तो खुद को ब्याह ने पिता ने करवाया है। तो वैवाहिक संबंध सबसे पहले किसने स्थापित किए थे? घटोत्कच की बात मानी जाती है। कोई कहता है स्वयं ने ब्याह कराओ, कोई कहता नहीं इसके बेटा का विवाह कराया। सर्वाधिक विवादास्पद ये तीन राजा मिलते हैं। इनके तीनों के बारे में कोई इतिहासकार कुछ कहता है, कोई इतिहासकार कुछ कहता है। इसलिए इन तीनों राजाओं के बारे में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमाया नहीं जाता। श्री गुप्त के समय सिंह आया, इसने इसको चैली केतु कहा। अच्छा ये बात पूछ रहे हो, इस सिंह की बात कर रहे हो? कौन आया था? हाँ ये बात, अच्छा ये बात है, सॉरी। चलो मैं क्लियर कर देता हूँ तनु जी। हाँ जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा आपको, इसको क्लियर कर लेना। यहां जो है आपका एक सिंह ही था। ठीक है, यही था। लेकिन कहा जाता है, आपको यहां थोड़ी दिक्कत गड़बड़ी हो गई थी, वो मैंने आपको यहां, आप जो पूछ रहे थे मैंने स्पष्टीकरण यहां कर दिया। देखो अब बताऊं मैं दोबारा। इत सिंह ने ही कहा था ये बात सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले कहने वाले यही था। इसने कहा था कि श्रीगुप्त ने मृग शिखावन में, ये जो मगध में पड़ता है, मगध में जंगल पड़ते हैं, मगध के जंगलों में बौद्ध यात्रियों के लिए कहते हैं बौद्ध मंदिर बनवाया था, जिसे चीन का पहला मंदिर कहते हैं। वो मृग शिखावन में स्पष्टीकरण यही है। ठीक है, यहाँ क्लियर यहाँ कर लेना। ठीक है, आप यही पूछ रहे थे हम करें दोबारा। श्रीगुप्त ने सबसे पहले स्थापना 275 ईस्वी में की थी और पूना ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार कहते हैं, इसने कहा जाता है कि सबसे पहले आदिराज की उपाधि दान की थी और 275 में स्थापना की थी। इसलिए श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। दूसरी बात कहते हैं ये कुषाणों का सामंत है, लेकिन स्मिथ क्या कहता है? इसे लिच्छवियों का सामंत कहता है। इतना याद रख लेना। दूसरा कहते हैं इस सिंह ने इसके बारे में कहा कि इसने मगध के रास्ते में बौद्ध विहारों का निर्माण, चीनी यात्रियों के लिए मृग शिखावन में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे चीन का मंदिर कहते हैं। दूसरा है, आगे ये अवले लिखते हैं कि इसका एक बेटा था, इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था और इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब तो क्लियर है। दूसरी बात, ठीक है, अब ये राजा हुआ, घटोत्कच राजा हुआ और इससे गुप्त वंश का दूसरा राजा माना जाता है, जिसका स्पष्टीकरण अल्तेयर करता है और कहते हैं, आगे कहा जाता है इसने महाराज की उपाधि इन लेखकों के माध्यम से बताते हैं। आगे इसे लिच्छवियों का सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजा बताया जाता है और कहा जाता कि इसने अपने जो बेटा था, और इसका बेटा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था और इसका विवाह लिच्छवी वंश की किसी राजकुमारी से कराया। यहाँ स्पष्टीकरण नहीं होता है, लेकिन जैसी वंशावली मिलेगी, किसकी? इसकी। जैसे ही इसकी वंशावली मिलेगी वहाँ स्पष्टीकरण होता है किससे इसका विवाह हुआ, लेकिन घटोत्कच स्पष्ट नहीं कहता किससे विवाह हुआ। बस इतने संबंध मिलता है कि इसने इसके समय लिच्छवियों से संबंध स्थापित हुए थे, बस इतना के लिखता है और स्पष्टीकरण नहीं लिखता। ठीक है, ज्योतिजी सिंह हो गया। ठीक है, एक पहले चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, और इसका शासन 319 से 300। शासन काल में काफी विवाद है, कोई अभिलेख के अनुसार लिखाता है, कोई पुस्तकों के अनुसार लिखाता है। मैं अभिलेखों के अनुसार लिखा रहा हूं, मैं सिखों के अनुसार लिखा रहा हूं। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में, हाँ जी, गुप्त वंश के बारे में जो सर्वाधिक जानकारी मिलती है वो सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। मैं जो शासनकाल लिखा रहा हूं वो सिक्के और इनके अभिलेखों के आधार पर लिखा रहा हूं, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ अपने अलग प्रमाण देते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें 20 से में विवाद आएगा, बस बाकी सीधा सीधा चल रहा है, यहाँ से विवाद चालू हो जाएगा। कोई कहता है ये 319 से 350 तक रहा, कोई कहता है 319 से 340 तक रहा, तो आप तो 319 से 335 ही लिखना। 10th क्लास में थोड़ा सा गड़बड़ी दे रखिए, ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, देखिए तो शुरू करते हैं आगे। अब ये राजा बन गया, अपने पिता की राजगद्दी पे बैठा 319 ईस्वी में। तो ये शासक कब बन गया?
तो कहा जाता है कि अपने पिता की राजगद्दी पे बैठा 319 ईस्वी में, बन गया साहब राजा। जब राजा बना था और कहा जाता है इसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि दान की थी। यहां तक 3 याद कर लो, आदिराज, महाराज, महाराजा धीराज। आदिराज है श्रीगुप्त है, महाराज है घटोत्कच है, और महाराजा धीराज है चंद्रगुप्त प्रथम हो गया। ठीक है, अभिलेख और सिक्कों के आधार पर मैं इस पूरी चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, अन्य इतिहासकारों के आधार पर नहीं पढ़ा रहा। अन्य इतिहासकार अपना अपना तर्क देते हैं, अधिकतर लेख और अभिलेख के आधार पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन्हीं को प्रमाण माना गया है। रश्मि जी, ठीक है, अजिंजू जी, सीमा जी, आगे पढ़ें। अब कहते हैं कि 319 ईस्वी में इसने अपने पिता की राजगद्दी संभाली, और इसी उपलक्ष्य में कहते हैं, इसी उपलक्ष्य में, और कहा जाता है इसने 319 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के अवसर पर गुप्त वंश की स्थापना की। कौन से वंश की? गुप्त वंश की स्थापना की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में राज्याभिषेक के अवसर पर महाराजा धीराज की उपाधि दान की, और इसी अवसर पर, इसी सम्मान में 319 ईस्वी में और गुप्त संवत चला दी, गुप्त वंश के आधार पर ही, और गुप्त संवत चला दिया। गुप्त वंश संवत या गुप्त संवत कहते हैं जिसकी तुलना बल्लभ संवत से भी की जाती है, अर्थात इसे बल्लभ संवत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बल्लवी संप्रदाय अर्थात विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं, वैदिक धर्म पर चलने वाले माने जाते हैं, भागवत धर्म पर चलने वाले माने जाते हैं। तो गुप्त संवत की स्थापना कर दी। गुप्त वंश संवत भी कहते हैं या गुप्त संवत भी कहते हैं, और इस प्रकार गुप्त संवत की स्थापना। और यहाँ प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या आता है? गुप्त संवत किसने चलाया? गुप्त संवत किसने चलाया? तो गुप्त संवत किसने चलाया था? आपको चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। कब चलाया? 319 में। लेकिन कुछ किताबें कहती हैं 320 में चलाया। अब यहां चक्कर आ जाता है, ध्यान रखना। यदि प्रश्न आया गुप्त संवत कब चला, तो ऑप्शन में आपको 319 पर ही सही करना है, भले 320 दे रखा हो। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या कर देते हैं, इसे जोड़े के रूप में लिख देते हैं 319 320। 320 तो जब होगा जब ऑप्शन में 319 नहीं होगा। ध्यान रखना एक बात, ठीक है मानिक जी, एक बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं, इसने चलाया और 319 में गुप्त संवत चलाया, और बल्लवी संवत कहते, क्यों कहते हैं? इसके अनुयायी थे, बल्लवी संवत से इसकी तुलना की जाती है। अब आगे हमारे एक प्रश्न बनता है इसी पे, क्योंकि इससे पहले हमारे भारत में एक संवत चल रहा था, विक्रमी संवत चल रहा था, उसके बाद शक संवत चल रहा था। कुषाण वंश के समय कहते हैं, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, और कौन सा संवत चलाया? शक संवत चलाया, क्योंकि उस समय विदेशी जाति शक थी। शक जाति ने इसे सर्वाधिक अपनाया था, इसलिए अपने जो अभिलेख लिखे थे, शक कहते हैं शक वंश के राजा संस्कृत जानते थे, इन्होंने इतिहासकार लिखे थे, और शक संवत का संबंध जूनागढ़ अभिलेख से, शक रुद्रदामन प्रथम संस्कृत के मान ज्ञाता थे, और ये विदेशी जाति थी, और कहते हैं इन वंश के राजाओं ने इस 78 को सर्वाधिक अपनाया था, इसलिए संवत शक संवत के नाम से चर्चित हो गया। जबकि होना चाहिए तो कुषाण संवत, कि कुषाण वंश के राजा ने चलाया हुआ है, कनिष्क ने चलाया हुआ है, लेकिन ये कनिष्क संवत या कुषाण संवत से ना शुरू होकर के इसे शकों ने अपनाया था, इसलिए शक संवत चल गया। इससे पहले ये चल रहा था, लेकिन अब किसने चला दिया? 319 ईस्वी में, और अब चला दिया गुप्त संवत। एक बात, ये किसने चलाया?
कुषाण वंश के राजा किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया, एक बात। दूसरा, गुप्त सम्मत किसने चलाया? और गुप्त सम्मत चला दिए गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्लियर? यहां अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इन दोनों में अंतर आपको पेपर में पूछ सकता है कि शक संवत और गुप्त सम्मत में क्या अंतर है। इसका मतलब है आपको घटाना है। शक सम्मत गुप्त सम्मत में क्या अंतर है, ये पेपर में क्यों पूछा जाता है? वो एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि तुम 78 को जानते नहीं जानते, शक को तुम जानते नहीं जानते, गुप्त वंश को जानते हो कब चला, तो आंसर दे देगा। इसलिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है शक सम्मत और गुप्त सम्मत में कितना अंतर है। तो आप इनको शक सम्मत 78 ईस्वी में चले, गुप्त सम्मत 319 में चला था। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 241 वर्षों का अंतर बैठता है। कितना बेटा? 241 वर्षों का अंतर बैठता है। पिंकी जी, आकाश जी, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। और इस प्रकार कहते हैं शक संवत और गुप्त संवत में कितने वर्षों का अंतर हो गया? 241 वर्षों का अंतर हो गया। आगे बात करते हैं, इतना लिखा हुआ है। अब आगे इसके खुद के वंशावली में सबसे पहले इस राजा का उल्लेख मिलता है। अब कहते हैं वंशावली में सबसे पहले किस राजा का उल्लेख मिलता है? इस राजा का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्तों की वंशावली में, गुप्तों की वंशावली में सर्वप्रथम किसका उल्लेख है? निम्न में से किस राजा का सर्वप्रथम गुप्त वंश की वंशावली में उल्लेख मिलता है? तो सर्वप्रथम गुप्त वंश का ऐसा राजा जिसका उल्लेख सबसे पहले गुप्त वंशावली में मिलता है, श्रीगुप्त ऑप्शन में होगा, श्रीगुप्त आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम होगा। ठीक है, तो गुप्तों की वंशावली में जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वह किसका मिलता है? चंद्रगुप्त प्रथम का मिलता है। ठीक है मेरे मित्रों, इसको याद रख लेना एक बात। दूसरी बात, यही वंशावली में यही उल्लेख मिलता है कि गुप्त वंश का पहला राजा जिसने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि दान की। महाराजाधिराज किसे कहते हैं? महाराजाओं का महाराजा। भाई सामंतों को राजा, सामंतों का मुखिया राजा, और राजा का मुखिया महाराजा, महाराजा का मुखिया महाराजाधिराज। तो महाराजाओं का महाराजा, महाराजाओं का। अब कैसे महाराजाओं का? अब कहते हैं इस वंशावली में लिखता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लच्छी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। अब ये कौन है भैया की राजकुमारी? तो इसका जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? लच्छी वंश की राजकुमारी से हुआ था। इसका मतलब पिता करा गया था। लेकिन यहाँ इसका स्पष्टीकरण मिलता है कि वो घरवारी कौनी वाइफ या कि घरवारी पत्नी कौनी, वहाँ पत्नी का उल्लेख नहीं मिलता है, केवल वैवाहिक संबंध का उल्लेख मिलता है। और इसकी वंशावली में जब यहाँ से चालू होती है, गुप्त वंश की वंशावली में पहला राजा ये माना जाता है, और पहला राजा वंशावली के अनुसार उसमें लिखा होता है इसने लिच्छी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तनु जी, किससे किया? ध्यान रख लेना, कुमार देवी से विवाह किया। अब इसकी जानकारी कहां मिलती है? नाम कहां मिलता है? वंशावली मिलता है। लेकिन इसके एक सिक्का चलाया था। इस कुमार देवी कहां की राजकुमारी है? लिच्छियों की राजकुमारी है। और ध्यान रखना, और तभी तो श्रीगुप्त को लिच्छियों का सामंत कहा गया है कि भैया वहीं रहते हो, मई बा को छोरा भयो, फिर बा को छोरा भयो, वहीं ये काम करते। और इस प्रकार दोनों का प्रेम हुआ। और ये वंशावली कहती हैं कि इसका पिता भी लिच्छी वंश के आना जाना रहा करता था, वहीं उसका कहते हैं प्रेम हुआ, वहीं अपने बेटे का उसने विवाह करवा लिया। अर्थात इसकी पत्नी या प्रेमिका पूछे तो आपको कुमार देवी करना है। कुमार देवी बहुत ही बुद्धिशाली थी, अत्यधिक सुंदर थी। अब कहते हैं इसने एक सिक्का चलवाया अपनी एनिवर्सरी पे। अब शादी की एनिवर्सरी आई होगी,
अब दुनिया बनावे एनिवर्सरी तो ये कौन से कम है, सबनते पहले तो हमारे राजा ही को डांटे, ये अब ना एनिवर्सरी तो शुरू तो चल रही है, ठीक है। पहले राजा तो बहुत अच्छी एनिवर्सरी, अब कहाँ है एनिवर्सरी। उस समय राजा अपने प्रतीक चिन्ह, हम तो बस एक दिन केक ले आएंगे, काट दियो, बस कुसेगे, व्हाट्सएप पे डाल दियो, गायब। लेकिन इनकी एनिवर्सरी तो ऐसी है जो आज तक चल रही है। हाँ, साइंस की क्लास नहीं होगी प्रमोद जी। इन्होंने एक एनिवर्सरी का ऐसा प्रतीक व्यक्ति बताया, प्रतीक चिन्ह लगवाए, और इसने एक सिक्का चलवा दिया, और अपनी रानी का सिक्का, अपनी रानी के सम्मान में, अपनी एनिवर्सरी, अपने विवाह के सम्मान में, और एक सिक्का चलवाया, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा है, शायद कल अखबार में, इन परसों के अखबार में आया था, अमर उजाला में, यूपी में, यूपी में कोई जिला है, स्थान है सुल्तानपुर। एक करंट का क्वेश्चन मुझे याद आ गया। चर्चित है हुआ सिक्का, अभी हाल ही में एक किसान अपनी, सुल्तानपुर में कोई गांव है, यूपी में पड़ता है सुल्तानपुर, वहां एक किसान अपने हल चला रहा था अपने खेत में, वहां सिक्के मिले, पीला पीला सा रंग हो रहा है, तो कहते हैं शायद वो आपको तावे की भी हो सकते हैं, प्रमाण होगा आप किसके हैं। तो कहते हैं उसमें पीले सिक्के मिले, अधिकतर तावे के या कांसे के होंगे, अधिकतर वो तावे के प्रमाण बताए जा रहे हैं। अभी तो ये चल रहा है, अभी हाल ही में आया हुआ है, तो तावे के सिक्के अर्थात पीले सिक्के मिले हैं, और अत्यधिक संख्या में मिले हैं, लगभग 50 से ऊपर बताए गए हैं, 26 से 50 कुछ ऐसे थे। एक मटका में एक किसान कहते हैं हल जोत रहा था, खुदाई कर रहा था, कुछ कर रहा था, अचानक कहते हैं उसका एक घड़ा निकलता है, एक मटका निकलता है, उसमें 25-26 सिक्के, काफ़ी सिक्के मिले हुए हैं सुल्तानपुर से हाल ही में। वो कौन से वंश के मिले हैं? वो मौर्य वंश के मिले हैं। वो मौर्य वंश के सिक्के हैं, गुप्त वंश के नहीं है, ध्यान रखना। करंट जीके में आपको कहीं यूपी में या कहीं आ जाए, हाल ही में एक महान, बहुत कहते हैं संख्या में सिक्के मिले हैं, वो सुल्तानपुर यूपी से मिले हैं, यूपी से सुल्तानपुर में मिले हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही ध्यान रखना, इसने भी एक सिक्का चलवाया था, एक सिक्का चलवाया था, और सोने का सिक्का था। किसका था? पहली बात तो ध्यान रखना, ये इसका जो सिक्का था वो सोने का था। एक बात, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का था। और कहते हैं सिक्का के दो पहलू होते हैं, ठीक है, चित्त और पट, दाएं बाएं हिस्सा। तो इसने जो अगला वाला हिस्सा था, अगले वाले हिस्से पे जो मेन हिस्सा माना जाता था, उसमें पूरा बड़ा चित्र है, और उसमें अपनी रानी का फोटो बनवाया हो साहब। रानी जी खड़ी हुई हैं, रानी जी खड़ी हुई हैं, कुमार देवी जी खड़ी हुई हैं, और ये प्रपोज कर रहा हो, जैसे प्रेमी प्रेम का काज प्रपोज करेगा है, गुलाब का फूल देना प्रपोज नीचे घुटने टेक के। तो ये घुटने टेक करके अर्थात बैठा हुआ, कोई कहता तो ये बैठा हुआ, सीधी बात है, झुका हुआ है, और ये उसको गुलाब का फूल नहीं दे रहा, ये उसको रिंग पहना रहा है। क्या पहना रहा है? या कोई गिफ्ट देता हुआ, अर्थात रिंग पहनाता हुआ दिखाया गया है। कुमार देवी को ये रिंग पहना रहा है, अर्थात अंगूठी पहनाते हुए दिखाया गया है। और इस प्रकार, और कहते हैं रानी का फोटो हो गया और राजा का फोटो हो गया, अंकन हो गया। तो भारत का पहला राजा, भारत का पहला शासक जिसने सबसे पहले राजा रानी के सिक्के चलाए, अर्थात राजा और रानी के सिक्कों का अंकन वाला पहला सिक्का किसने चलाया? चंद्र प्रथम ने चलाया, जो किस धातु का था? कहते हैं सोने का था। कौन सी धातु का था? सोने का था। तो राजा रानी के सिक्के इसने चलाए। अब गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? अब ये क्वेश्चन आ गया कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे, बताइए। तो सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? दीनार कहते थे। मैंने आपको प्राचीन काल के सिक्के करा दिए थे मौर्य महाजनपद काल में। तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक वंश के राजा मेनांडर ने चलाया था, ठीक है। लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश के राजा ने चलवाया था, जिन्हें दीनार कहते हैं। शुद्ध सोने के सिक्कों को दीनार कहते हैं। लेकिन सर्वाधिक दीनारों का जो प्रचलन था वो गुप्त काल में चर्चित हुआ, जिसमें सोने का सिक्का सबसे पहले राजा रानी के सिक्के इस राजा ने चलवाए थे। एक बार एक पहलू पे अपनी रानी को प्रपोज करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे वाले पे चित्त और पट, पीछे वाले हिस्से पे माँ दुर्गा, माँ
माता दुर्गा, मातृशक्ति माता दुर्गा और सिंह पे सवार बैठे हुए दिखाई गई हैं। हाँ, बिंब कन्फ्यूशस ने चलाया था शुद्ध सोने का सिक्का, जो कुषाण वंश का राजा था, ठीक है, जो कनिष्क का पिता था, जो कनिष्क का पिता था, उसने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया जिन्हें दीनार कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एक सिक्के पे तो एक, हाँ अब मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन कौन सा आया था, क्वेश्चन यही आया था नेट में, नेट में, अर्थात गुप्त काल से लेकर के, अर्थात चंद्र प्रथम से लेकर के जिसने विष्णुगुप्त तक पढ़ा है, जिसने विष्णुगुप्त तक पढ़ा था वो उसका आंसर दे सकता था। 2 या 3 क्वेश्चन आए थे गुप्त काल में से। एक क्वेश्चन ये था कि गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में असत्य कथन है, असत्य कथन है, ये भी था कि गुप्त वंश के राजाओं ने राजा रानी के सिक्के सबसे पहले चलाए, ठीक है। 4 कथन मुझे याद नहीं रहा, तो ऐसे कथन थे। वस्तु विनिमय का साधन ऐसे भी आया था, तांबे का सिक्का था, उसमें असत्य कथन पूछना था। हाँ जी, केपी प्रपाल जी, केपी पाल सिंह जी, मजा आ रहा है। अब इसने अपना कहते हैं प्रपोज कर दिया, अर्थात अपनी राजा रानी को दिखाते हुए, और कहते हैं सोने का सिक्का चला दिया। तो ध्यान रखना, यहाँ भारत का ऐसा पहला राजा जिसने क्वीन और किंग अंकित सोने के सिक्के चलाए, राजा रानी अंकित सिक्के चलाए, जिन्हें सोने के सिक्का, वो कौन सी धातु का था, सोने का था, जिन्हें दीनार कहते थे। और सर्वाधिक प्रचलन सोने सिक्कों का, सर्वाधिक प्रचलन, सर्वाधिक दिनों का प्रचलन किस काल में हुआ, गुप्त काल में हुए। और सर्वाधिक सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं, खुदाई में बयाना से मिले हैं। छैला नगरा, नगला छैला नगरा है, कौन सा है, बयाना का है, वहां से मिले हैं। तो सर्वाधिक सिक्कों का भंडार बयाना से मिला है, जिनमें सर्वाधिक गुप्त काल के सिक्के हैं। हाँ, वस्तु विनिमय का साधन तांबे का सिक्का आएगा, रामगुप्त चलवाएगा कौड़ी, ठीक है। मौर्य काल में वस्तु विनिमय का साधन चांदी का सिक्का था, जिसे पण कहते थे। गुप्त काल में तांबे का सिक्का होगा, जिसे कौड़ी कहेंगे, ठीक है। आगे बात करें, एक क्वेश्चन ये आया था नेट में, ये क्वेश्चन आया था गुप्त काल में ऐसा राजा जिसने सबसे कम सोने के सिक्के चलवाए, कम मात्रा में चलवाए, तो वह आंसर आपका क्या होगा, विष्णुगुप्त होगा, सबसे कम राजा। वो उल्टो पूछ रहे हो अंतिम राजा कौन है भाई, कम में सम रहेगा तो वही चलवावे हो, घुमा दिए बच्चे उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, ये बात आ गई। तो इसमें ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन बनता है, पहला राजा, महाराजा की उपाधि दान करने वाला, गुप्त संवत चलाने वाला, ठीक है, राजा रानी के सिक्के चलाने में पहला राजा हो गया। दूसरी बात आ जाती है, पहला गुप्त वंश का स्वतंत्र राजा, स्वतंत्र गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक किसे कहते हैं, इसको कहते हैं क्योंकि इसने ये अन्य राजाओं के अधीन नहीं है, राजा अन्य राजा इसके अधीन कर लिए। कोई कहता है दहेज में लिच्छवी मिली, लिच्छवियों का साम्राज्य मिला, अर्थात इसने महाराजाओं को अपने अधीन कर लिया था। ये अधीन नहीं था, दोनों राजा तो सामंत हैं, वे दोनों सामंत के रूप में रहे, अन्य राजाओं के अधीन रहे, लेकिन अब अन्य राजा इनके अधीन रहे, अन्य राजा इसके अधीन रहे हैं, इसलिए इसने महाराजा की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी एक बार, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली, और माननी राजकुमारी से कौन से विवाह कर लिया, कुमार देवी से विवाह कर लिया। अब कहते हैं, अब कुमार देवी के गर्भ से अब ब्याह होगा तो संतान तो होनी है भाई, ये तो पैतृक प्रकृति का नियम है। हाँ, बहुत से संतान ना हो है, ठीक है, बाकी बात करेंगे। तो प्राय संतान होती है, अब विवाह हुआ संतान होगी, इसका मतलब है कुमार देवी के गर्भ से एक संतान होगी, लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, लेकिन इसके गर्भ से जो उल्लेख मिलता है वंशावली में, एक पुत्र का उल्लेख मिलता है। बताइए क्या है उस पुत्र का नाम। हाँ जी, वास्तविक संस्थापक हो गया, अभी बता रहा हूं, तभी तो बताऊंगा पूरी कहानी कैसे वास्तविक संस्थापक बनेगा, ठीक है। तो पंकज जी बता रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये वास्तविक संस्थापक भी था। अब वास्तविक क्यों था, मैंने अभी आपको व्याख्या बताई, क्योंकि इसने अन्य राजाओं को, अन्य महाराजाओं को अपने अधीन कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। संस्थापक हो गया, स्त्रीगुप्त हो गया, वास्तविक संस्थापक ये हो गया। अब इसका विवाह किससे हुआ,
कुमार देवी से हुआ और कुमार देवी से गर्भ से एक होनहार बेटे का जन्म होता है। क्या नाम था उसका? समुद्रगुप्त था। क्या नाम था उसका? समुद्रगुप्त। और कहते हैं समुद्रगुप्त अपने बेटे को जीवित रहते हुए साम्राज्य सौंप देता है। समुद्रगुप्त भी अपने बेटे को जीवित रहते हुए साम्राज्य सौंपेगा और ये भी अपने बेटे को अर्थात समुद्रगुप्त को साम्राज्य सौंपेगा। दोनों राजाओं की विशेषता आती है कि चंद्र प्रथम का लड़का हुआ समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का हुआ रामगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो कहते हैं इसने भी, चंद्रगुप्त प्रथम ने भी अपने जीवित रहते हुए समुद्रगुप्त को अपना साम्राज्य सौंप दिया। और जब ये राजा बना तो इसने अपने आप को क्या कहा है? लिच्छवी दोहित्र कहा है। इसने अपने सिक्कों पर, अपने अवलेखों पर, और समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि समुद्रगुप्त ने जब अपना शासन चलाया तो उसका शासन इसने अपने दो गोत्रों से अर्थात अपनी माता का नाम भी लगाता था और अपने पिता का वंशज भी लगाता था। अपने पिता का वंश भी लिखता था, अपने पिता का गोत्र लिखता था और स्वयं भी अपनी माता का भी गोत्र लिखता था। इसलिए अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। ये हेडमास्टर में पेपर में आया था। ये हेडमास्टर के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्न में से प्राचीन भारत का कौन सा शासक अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता था? हेडमास्टर के पेपर में आया था। 18 में जगह आई थी, ठीक, 18-19 में उस समय यह था। तो ये लिच्छवी दोहित्र स्वयं समुद्रगुप्त कहता था क्योंकि इसकी माता लिच्छवी वंश की थी और इसका पिता गुप्त वंश का था। तो दो वंशों पे नाम चलने वाला। एक बात क्लियर हुई ये बात। अब कहते हैं अब ये राजा बनेगा और समुद्रगुप्त को कहते हैं इसका पिता, और समुद्रगुप्त को जीते जी उसको साम्राज्य सौंप के चला जाएगा। और कल बात करेंगे इसके साम्राज्य की, ठीक है, भारत के नेपोलियन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप तीनों राजा, ये तीनों पहले राजा माने जाते हैं और पहले जो दो राजा हैं वो सामंत माने जाते हैं और पहले तीन ये प्रथम शासक तीनों माने जाते हैं। इस प्रकार पहला स्वतंत्र राजा, वास्तु संस्थापक, महाराजा की उपाधि धारण करने वाला, इसी को माना जाता है, ठीक है। इस सिंह मैंने आपको क्लियर कराई दिया, ठीक है। तो वहाँ इस सिंह लिख लेना, मैंने आपको बता दिया है करके इस सिंह ही था, ठीक है। जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई, आगे हमने बता ही दिया। दूसरा हमने आपको चंद्रगुप्त और घटोत्कच दोनों तीनों आपको करा दिए हैं। तो ये हुआ आपका, यहाँ स्क्रीन आप शॉट ले सकते हो, ठीक है। कल बात करेंगे धुआंधार धमाकेदार समुद्रगुप्त की बात कर लें कल, ठीक है। नमस्कार।